हेलो स्टूडेंट्स। राज्य के विषय में अरस्तु की जो धारणा जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा के क्रम में आज हम ये देखेंगे कि अरस्तु ने जिस राज्य की बात कही है, उस राज्य की क्या विशेषताएं हैं, उसका जन्म, उसका उद्भव कैसे हुआ, इसको हमने कल देखा था। और उद्भव के बाद जो राज्य वजूद में आया, उसकी क्या खासियत है। सबसे पहले तो अरस्तु ये कहता है, जैसा उसके विचारों से स्पष्ट है, कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, स्वाभाविक समुदाय है। ये एक प्राकृतिक समुदाय है, मनुष्य के लिए वैसे ही स्वाभाविक है जैसे परिवार और समाज स्वाभाविक है। जैसे मनुष्य परिवार के बिना नहीं रह सकता, समाज के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही राज्य के बिना रहना उसके लिए संभव नहीं है। उसके व्यक्तित्व का जो विकास शुरू होता है परिवार से, उस विकास को पूर्णता राज्य में ही जाकर प्राप्त होती है। तो इसलिए राज्य मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। ये कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, कोई बनाई हुई संस्था नहीं है। और प्राकृतिक होने के साथ साथ ये एक आवश्यक संस्था भी है, क्योंकि राज्य में रहकर ही व्यक्ति का पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास संभव हो सकता है। और इसीलिए अरस्तु ने क्या कहा कि राज्य का उदय जीवन की रक्षा के लिए हुआ और राज्य बना हुआ है अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए, शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए। शुभ जीवन या अच्छा जीवन किसको कहते हैं? ऐसे जीवन को जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में निहित गुणों का संपूर्ण विकास करने में सक्षम हो, और गुणों के संपूर्ण विकास के बाद वो समूचे समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके। ऐसे जीवन को अच्छा जीवन, नैतिक जीवन कहते हैं। तो अरस्तु ने जिस राज्य की बात कही, उस राज्य का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को शुभ जीवन की प्राप्ति कराना, नैतिक जीवन की प्राप्ति कराना। हालांकि राज्य जब विकसित हुआ, उस समय मनुष्य के सामने सुरक्षा की आवश्यकता सबसे बड़ी थी, क्योंकि वो सुरक्षा न तो राज्य के, न तो परिवार के द्वारा और न ही समाज के द्वारा पूरी तरह से उपलब्ध कराई जा पा रही थी, बल्कि उसके लिए मनुष्य को किसी उच्चतर समुदाय की आवश्यकता थी। और उस उच्चतर समुदाय के रूप में राज्य का डेवलपमेंट जरूरत के अनुसार अपने आप ही हो गया। इसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो राज्य जिसका मूल सत्ता है, शक्ति है, आदेश देने की क्षमता है, वो सत्ता मूल रूप में परिवार में दिखाई दी। क्योंकि प्रारंभ में जो परिवार बने, उसमें परिवार का जो मुखिया था, वो परिवार के सदस्यों को आदेश देने की सत्ता रखता था, और परिवार के सदस्य उसके आदेशों का पालन करते थे। ये परिवार जब विकसित हुआ, कई परिवार संयुक्त होकर गांव के रूप में डेवलप हुए, तो गांव में वो सत्ता जो परिवार के मुखिया की थी, वो परिवर्तित होकर गांव के मुखिया की हो गई। और अब उस गांव में रहने वाले जितने भी परिवार थे, जितने भी लोग थे, वो सब उस मुखिया के आदेशों का पालन करने लगे। जो कुछ विवाद उत्पन्न होता था परिवारों के मध्य, उन विवादों का समाधान भी गांव के मुखिया के द्वारा किया जाने लगा। धीरे धीरे लोगों की जरूरतें और बढ़ी। लोगों को दूसरे समुदायों से या दूसरे गांवों से, दूसरे कबीलों से आक्रमण की आशंका सताने लगी। ऐसी स्थिति में राज्य की जरूरत महसूस हुई, एक बड़ी संस्था की जरूरत महसूस हुई, और इस जरूरत के मुताबिक ही कई गांवों को मिलाकर राज्य का जन्म हुआ।
ये राज्य हमारी जरूरत के अनुसार अस्तित्व में आया, सुरक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए आया, लेकिन आ जाने के बाद, विकसित हो जाने के बाद, राज्य का मकसद सिर्फ व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराना ही नहीं है, बल्कि उसके जीवन को नैतिक बनाना भी राज्य का पर्पस है। तो इस लिहाज से राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, एक स्वाभाविक समुदाय है, प्राकृतिक समुदाय है। दूसरा, अरस्तु ने राज्य की विशेषता बताते हुए ये कहा कि राज्य एक सावयव संस्था है, यानी राज्य की स्थिति एक जीवधारी के समान है। चूंकि अरस्तु जीव शास्त्र पर भी विचार करता है, उसके पिता चिकित्सक थे, लिहाजा जीव शास्त्र में उसकी रुचि थी, और जीव शास्त्र का अध्येता होने के नाते उसने राज्य की तुलना भी किससे की है? मानव शरीर से की है। यहां पर वो सादृश्य मूलक पद्धति अपनाता है और कहता है कि राज्य भी व्यक्ति की तरह एक शरीरधारी है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व है राज्य का। जैसे एक व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं जो उस शरीर के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, वैसे ही राज्य रूपी शरीर का निर्माण बहुत सारे अंगों से मिलकर होता है। राज्य के अंग कौन से हैं? व्यक्ति और समुदाय। राज्य में जितने भी व्यक्ति रहते हैं या व्यक्ति मिलकर जो समुदाय बनाते हैं, जो संघ बनाते हैं, वो सभी राज्य के अंग हैं। और इन अंगों की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से शरीर के ऊपर निर्भर हैं, यानी राज्य के ऊपर निर्भर है। व्यक्ति और समुदाय अपने अस्तित्व के लिए राज्य पर निर्भर हैं। राज्य से अलग रहकर उनका कोई अस्तित्व संभव नहीं है। अगर वो राज्य से अलग हो जाते हैं तो उनका विनाश संभव है। जैसे एक शरीर से हम अंगों को अलग करके अंगों को पृथक रूप से जीवित नहीं रख सकते, शरीर से अलग होते ही अंग निष्प्राण हो जाता है, वैसे ही राज्य से अलग होने पर न तो व्यक्ति जीवित रह सकते हैं और न ही समुदाय जीवित रह सकते हैं। तो इस तरह से राज्य की तुलना एक शरीर से की, मानव शरीर से की अरस्तु ने, और उसे एक व्यक्तित्वधारी समुदाय बताया। तीसरी विशेषता अरस्तु ने बताई राज्य की, वो ये कि राज्य व्यक्ति से प्राथमिक है, राज्य व्यक्ति से पहले है। हालांकि विकास की दृष्टि से व्यक्ति राज्य से पहले अस्तित्व में आया, धरती पर व्यक्ति का जन्म पहले हुआ, राज्य तो बाद में उदित हुआ। जब परिवार बना, गांव विकसित हुआ, उसके बाद राज्य आया। तो फिर प्रश्न उठता है कि राज्य कैसे प्राथमिक हो गया जबकि व्यक्ति पहले जन्म लिया? अरस्तु ये कहता है कि महत्व की दृष्टि से राज्य व्यक्ति से प्राथमिक है, क्योंकि राज्य का महत्व व्यक्ति से ज्यादा है। राज्य एक संपूर्ण शरीर है और व्यक्ति उसका अंग है। अंग का महत्व संपूर्ण शरीर से कम होता है, इसलिए व्यक्ति का महत्व भी राज्य की तुलना में कम है। यहां पर मैं बता दूं आपको कि जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं, वो सब व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्वपूर्ण बताते हैं। अरस्तु भी एक आदर्शवादी विचारक है, प्लेटो के समान ही, और इसीलिए उसके चिंतन में भी राज्य को व्यक्ति की तुलना में ज्यादा महत्व दिया गया है। राज्य का पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गया है जो व्यक्ति से ज्यादा महत्व रखता है। इसी क्रम में अरस्तु ने राज्य की अगली विशेषता ये बताई कि राज्य एक उद्देश्यपूर्ण संस्था है और ये सर्वोच्च समुदाय है।
मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे समुदाय निर्मित किए जाते हैं समाज में। हम सब एक साथ कई समुदायों के सदस्य होते हैं। किसी शैक्षणिक समुदाय के शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसी आर्थिक समुदाय के आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसी सांस्कृतिक समुदाय के सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो अरस्तु ये कहता है कि ये जितने भी समुदाय हैं, ये सब किसी न किसी उद्देश्य को लेकर निर्मित हुए हैं। अरस्तु ने समुदायों को काइनोनिया कहा है, यानी ऐसा समुदाय, ऐसी संस्था जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई भी संस्था निरुद्देश्य नहीं होती। सोद्देश्यता का सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है कि हर संस्था का, हर समुदाय का कोई ना कोई उद्देश्य होता है उसके अस्तित्व के पीछे। तो राज्य का भी अपना उद्देश्य है। राज्य भी निरुद्देश्य नहीं है। जैसे परिवार जैसी संस्था का उद्देश्य है हमारी भौतिक जरूरतों को पूरा करना, प्राथमिक सुरक्षा प्रदान करना, वैसे ही राज्य का भी उद्देश्य है। और राज्य का सुप्रीम उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सर्वोच्च अच्छाई को प्राप्त करना। राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब के जीवन को नैतिक बनाना, श्रेष्ठ बनाना, उच्च बनाना, ये राज्य का उद्देश्य है। और राज्य अन्य समुदायों से इस मायने में पृथक है, सर्वोच्च है, क्योंकि ये अन्य समुदायों को गवर्न करता है और इसका उद्देश्य अन्य समुदायों की तुलना में कहीं ज्यादा उच्च है। अन्य सभी समुदायों का उद्देश्य सीमित होता है, लेकिन राज्य का उद्देश्य व्यापक है। उसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के साथ साथ नैतिक व्यक्तित्व का विकास करना भी है। तो नैतिकता का विचार अरस्तु के चिंतन में, राज्य संबंधी चिंतन में आधारभूत है, मूल है, क्योंकि वो एक आदर्शवादी विचारक है। राज्य की अगली विशेषता अरस्तु के द्वारा जो बताई गई पॉलिटिक्स में, वो ये थी कि राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। आत्मनिर्भर संस्था किसको कहते हैं? ऐसी संस्था जो अपनी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करने में सक्षम हो। एक व्यक्ति को भी हम आत्मनिर्भर कब कहते हैं? जब व्यक्ति अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को अकेले ही पूरा करने में सक्षम हो। तो अरस्तु ये कहता है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता का गुण केवल राज्य में ही पाया जाता है, किसी अन्य समुदाय में नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार और ग्राम मनुष्य की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन राज्य व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। राज्य के अंदर उसके अंग के रूप में जितने भी व्यक्ति हैं या जितने भी समुदाय हैं, उन सब की जरूरतों को पूरा करने की सामर्थ्य राज्य के अंदर है। कोई और संस्था व्यक्ति की सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन राज्य पूरा करने में सक्षम है। इसलिए राज्य में रहकर ही व्यक्ति भी एक स्वावलंबी जीवन जीने में सफल हो सकता है। कोई हैंड रेज कर रहा है? कुछ पूछना है क्या? नो मैम। अच्छा, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता राज्य का गुण है, उसकी विशेषता है, ऐसा अरस्तु ने बताया। इसके साथ साथ अरस्तु जब राज्य के विषय पर विचार करता है तो वो ये भी कहता है कि यूनान के जो नगर राज्य हैं
वो संगठन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। वो क्या कहता है कि यूनान में नगर राज्यों का जो स्वरूप है वो राज्य के लिहाज से सर्वोत्तम है, यानी श्रेष्ठ राज्य नगर राज्य के रूप में ही हो सकता है। अरस्तु के समय में, प्लेटो के समय में यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे जिनकी जनसंख्या बहुत सीमित थी, क्षेत्रफल बहुत छोटा था। तो अरस्तु ने ऐसे ही नगर राज्य को सर्वोत्तम राज्य बताया, सर्वश्रेष्ठ राज्य बताया। हालांकि अरस्तु के समय में ही नगर राज्यों की स्थिति में परिवर्तन होने लगा था। जो फिलिप द्वितीय था राजा, उसने यूनान के नगर राज्यों का अंत करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने शायद इस राजनीतिक परिवर्तन को नजरअंदाज कर दिया और नगर राज्यों को ही राज्य का सर्वश्रेष्ठ रूप बताया, क्योंकि नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता से युक्त होता है। हालांकि अरस्तु के आलोचक इस विचार के कारण उस पर उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि अरस्तु जैसे महान दार्शनिक के विचारों में ये एक पूर्वाग्रह ही है कि वो उन यूनानी नगर राज्यों को श्रेष्ठतम मानता है जिनका वो निवासी था। यहां पर उसकी दृष्टि सीमित हो जाती है, वो भविष्य के राज्य की कल्पना नहीं कर सकता। राज्य डेवलप हुआ, यूनानी नगर राज्यों के बाद मध्ययुगीन राज्य आए, उसके बाद राष्ट्रीय राज्यों का डेवलपमेंट हुआ आधुनिक युग में, लेकिन इन सारे विकासों को अरस्तु की दृष्टि नहीं देख सकी, या देखकर भी शायद अरस्तु ने नजरअंदाज किया। तभी उसने नगर राज्यों को राज्य का श्रेष्ठतम रूप बताया। अरस्तु ने जिस राज्य की बात कही, जिस आदर्श राज्य की बात कही कि ऐसा होने पर ही राज्य आदर्श हो सकता है, उस आदर्श राज्य में उसने विधि के शासन को सर्वश्रेष्ठ बताया। उसके जस्ट पहले उसके गुरु प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की बात कही थी, उस आदर्श राज्य की स्थापना दार्शनिक राजाओं के माध्यम से होनी थी और उन दार्शनिक राजाओं का निर्माण व्यावहारिक नहीं था, क्योंकि दार्शनिक शासकों का निर्माण करने के लिए, उनका विकास करने के लिए प्लेटो ने साम्यवाद की जो योजना दी या शिक्षा की जो योजना दी कि 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाला, सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही शासक बनने का अधिकारी है, वही दार्शनिक शासक बन सकता है। लेकिन सब में न तो इतनी इच्छा होती है, न ही इतना साहस होता है और न ही इतनी त्याग की भावना होती है कि वो सब कुछ छोड़कर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ छोड़कर 50 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करे और उसके बाद उसे शासन की बागडोर सौंपी जाए। तो सब मिलाकर प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था वो प्रैक्टिकल नहीं था, वो व्यावहारिक नहीं था। लेकिन अरस्तु जिस आदर्श राज्य की बात करता है, उस आदर्श राज्य पर वो व्यावहारिक दृष्टि से विचार करता है। वो ऐसे आदर्श राज्य की बात करता है जिसको प्राप्त करना व्यवहार में संभव हो, और इस लिहाज से वो मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। वो कहता है कि मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। और मध्यम मार्ग क्या कहता है कि ऐसा शासन स्थापित किया जाए जो सभी लोगों को स्वीकार्य हो सके, जिसकी स्थापना करना संभव हो। ये ठीक है कि अगर समाज में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो सद्गुण युक्त हो, जो ज्ञानी हो, जैसा कि प्लेटो चाहता है, तो ये तो अति उत्तम है और ऐसे व्यक्ति के हाथों में सत्ता सौंप दी जानी चाहिए समाज के अन्य लोगों के द्वारा।
उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है कि व्यवहार में ऐसे व्यक्ति सहज में नहीं प्राप्त हो पाते। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़कर, संपत्ति का मोह छोड़कर पूर्ण त्यागमय जीवन जिएंगे शासन के संचालन के लिए। ऐसा व्यवहार में बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर अगर अच्छाइयां हैं तो बुरी प्रवृत्तियां भी हैं, और उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करना लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। इसलिए अरस्तु ये सजेस्ट करता है कि जो शासन सर्वोत्तम रूप में व्यवहार में प्राप्त किया जा सकता है, उसी के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो कैसा शासन व्यवहार में स्थापित किया जा सकता है? अरस्तु कहता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। और ये रूल ऑफ लॉ किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? पॉलिटी में, सुप्रजातंत्र में। अरस्तु ने प्रजातंत्र को पॉलिटी का नाम दिया है, सुप्रजातंत्र को। और वो प्रजातंत्र का समर्थन, सुप्रजातंत्र का समर्थन इस लिहाज से करता है क्योंकि इस प्रजातंत्र में लोकतंत्र और धनिक तंत्र का मेल होता है। लोकतंत्र यानी आम जनता, और धनिक तंत्र यानी संपन्न लोगों का शासन। इन दोनों शासनों के जो गुण होते हैं वो पॉलिटी में सम्मिलित होते हैं। और इस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का संचालन एक तो कानून के अनुसार किया जाता है, और दूसरे समाज के मध्यम वर्ग के द्वारा किया जाता है। ये जो मध्यम वर्ग है समाज का, वो समाज के संपन्न और विपन्न दोनों वर्गों की बुराइयों से मुक्त होता है। कहते हैं ना कि अत्यधिक संपन्नता और अत्यधिक विपन्नता दोनों ही बुराइयों की जड़ें होती हैं। अत्यधिक संपन्न व्यक्ति में भी बहुत सारी बुराइयां घर करने की संभावना रहती है, और जो निर्धन व्यक्ति है वो निर्धनता के कारण अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है। ये जो मध्यम वर्ग होता है, इन दोनों वर्गों में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। और इस वर्ग में संपन्न वर्ग और निर्धन वर्ग दोनों की बुराइयां नहीं देखने को मिलती हैं। ये जो मध्यम वर्ग है, वो मध्यम वर्ग शासन कार्य का संचालन कैसे करता है? कानून के अनुसार करता है। क्योंकि कानून के विषय में अरस्तु का विचार यह है कि कानून सामूहिक विवेक की उपज होता है। समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवियों का विवेक एक कानून में सम्मिलित होता है। क्यों? क्योंकि कानून का निर्माण जब किया जाता है किसी विषय पर, तो उस विषय पर व्यापक चर्चा और परिचर्चा होती है, विधानसभाओं में भी और विधानसभा के बाहर भी। तो ऐसी स्थिति में काफी चर्चा परिचर्चा होने के बाद कई लोग, कई बुद्धिजीवी अपने अपने विवेक के आधार पर, अपने अपने तर्क के आधार पर उस कानून का जो ड्राफ्ट है उसकी कमियों और उसकी अच्छाइयों पर प्रकाश डालते हैं। ऐसी स्थिति में जो कानून बनता है उसको ये माना जाता है कि वो सबकी भलाई के लिए होगा, क्योंकि सबका विवेक उसमें सम्मिलित है, खासतौर से बुद्धिजीवियों का विवेक सम्मिलित है। जबकि अगर एक व्यक्ति का शासन होता है, अगर राजा शासन करता है, तो राजा जो आदेश देता है वो सिर्फ उसका अपना व्यक्तिगत विवेक होता है, और व्यक्तिगत विवेक एक व्यक्ति के विवेक से अच्छा बहुत सारे व्यक्तियों का विवेक होता है। इन बहुत सारे विवेकी व्यक्तियों के विवेक के आधार पर ही कानून का निर्माण होता है। इसलिए
कानून का शासन, संविधान का शासन व्यक्ति के शासन की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर होता है। प्रजातंत्र का समर्थन एक और दृष्टि से अरस्तु ने किया है, वो ये कि प्रजातंत्र में जो गुणहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, कम प्रतिभा वाले लोग हैं, उनको भी शासन कार्य में भागीदार बनने का अवसर मिलता है। और जब वो शासन सत्ता में भागीदार बनते हैं तो उनका संपर्क गुणी लोगों से होता है, जो प्रतिभावान लोग हैं उनसे होता है, जो बुद्धिजीवी हैं उनसे होता है। तो ये अपेक्षाकृत कम गुणी लोग जब प्रतिभा संपन्न लोगों के साथ मिलते हैं तो उनके गुणों को सीखते हैं, उनके संपर्क में आकर अपनी भी प्रतिभा का विकास करते हैं। और इस तरह से व्यापक रूप में जो समाज बनता है वो ज्यादा गुणी लोगों का समाज बनता है। कुलीन तंत्र में तो गुण या प्रतिभा एक वर्ग तक सीमित हो जाती है, लेकिन प्रजातंत्र में इसको विस्तार का मौका मिलता है, क्योंकि प्रजातंत्र में सबको अवसर की समानता मिलती है, सबको शासन कार्य में भागीदार बनने का अवसर मिलता है। इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो कानून पर आधारित है, कानून के शासन पर आधारित है, सामूहिक विवेक पर आधारित है, वो राजतंत्रीय व्यवस्था की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी है। यहां पर यह भी आप जान लीजिए कि प्लेटो ने अपने दूसरे ग्रंथ द लॉज में जिस आदर्श राज्य की कल्पना की उसको उसने द्वितीय श्रेणी का आदर्श राज्य कहा, और उसमें उसने ये कहा कि अगर दार्शनिक शासक न मिल सके, दार्शनिक राजा उपलब्ध ना हो, तो ऐसी स्थिति में कानून का शासन स्थापित किया जा सकता है। अरस्तु ने प्लेटो के इस विचार को ग्रहण किया जो उसने लॉज में प्रतिपादित किया था, और इसी विचार को अपना मुख्य विचार बना लिया, यानी कानून के शासन की स्थापना की अपने विचारों के माध्यम से। वो कानून को इतना ज्यादा महत्व देता है कि वो लिखता है कि जब मनुष्य पूर्णतः विधि युक्त बना दिया जाता है, मनुष्य को कानून से संपन्न कर दिया जाता है, उसे कानून दे दिया जाता है, कानून के अनुसार आचरण करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसा मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन जाता है। लेकिन जब उसे विधि और न्याय से पृथक कर दिया जाता है, कानून और न्याय से अलग कर दिया जाता है, तो समस्त प्राणियों में निकृष्ट प्राणी बन जाता है। आप इसको व्यवहार में देख सकते हैं, इस कथन की सत्यता, कि अगर कोई मनुष्य कानून का पालन नहीं करता है या कानून तोड़कर अपराध करता है, तो कैसे उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है और साथ ही समाज में रहने वाले अन्य लोगों का जीवन भी खराब होता है। शांति और सुव्यवस्था भंग होती है, जिसके कारण समाज के अन्य लोग भी अपने व्यक्तित्व विकास के कार्यों को करने में सफल नहीं होते हैं। इसीलिए मनुष्य के लिए अनुशासन स्थापित करने के लिए, उसकी बुराइयों को नियंत्रित करने के लिए कानून की जरूरत होती है, और ये कानून राज्य के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह से अरस्तु विधि के शासन को सभ्य और नैतिक जीवन की अनिवार्य शर्त मानता है। यानी मनुष्य को अगर सभ्य जीवन जीना है तो उसे कानून की अधीनता स्वीकार करनी होगी। कानून के अधीन रहकर ही वो अपने सद्गुणों का विकास कर सकता है और सभी तरह के प्रलोभनों और पक्षपातों से बच सकता है। तो कानून के शासन पर आधारित राज्य की बात उसने कही, जिसको उसने आदर्श राज्य का नाम दिया।
इसके साथ साथ अरस्तु जिस राज्य की बात करता है उस राज्य में शासन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होगा। शक्ति पृथक्करण का मतलब ये होता है कि शासन के जो 3 पारंपरिक कार्य होते हैं, कानून बनाना, कानून को लागू करना और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना, ये तीनों कार्य सरकार के 3 अंगों के द्वारा किए जाने चाहिए। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर ये तीनों कार्य एक ही अंग के द्वारा किए जाएंगे तो उसके निरंकुश बनने की संभावना ज्यादा रहेगी, मनमानेपन की संभावना ज्यादा रहेगी। अरस्तु ने उस समय ही जब राज्य की बात कही, शासन की बात कही, तो उसने शक्ति पृथक्करण पर आधारित शासन की बात कही। और यही वजह है कि शासन के विधायी अंग के रूप में उसने असेंबली की बात कही। विधायिका को जो कानून बनाती है उसको उसने असेंबली का नाम दिया, जो शासन संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। और इस असेंबली के सदस्य सभी नागरिक होते हैं। उस समय यूनान में नागरिकों के लिए यह जरूरी था कि वो कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लें, सार्वजनिक विषयों में रुचि लें, सक्रिय भागीदारी निभाएं। यानी एक तरह का प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन यूनान में प्रचलित था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ये कहता है कि असेंबली जो कानून निर्मात्री सभा है उसका सदस्य सभी नागरिकों के लिए होना आवश्यक है। इनफैक्ट नागरिकता का दर्जा ही उस व्यक्ति को दिया जाता था यूनान में जो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता था। तो राज्य के विधायी अंग को असेंबली का नाम दिया अरस्तु ने, और दूसरा यानी कार्यकारी अंग, कार्यपालिका जो कार्य करती है, उस कार्यपालिका को अरस्तु ने मजिस्ट्रेसी कहा। ये मजिस्ट्रेसी कानून को क्रियान्वित करती है और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है। राज्य का तीसरा अंग न्यायपालिका है जो कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है, यानी न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इस न्यायिक अंग के सदस्य सभी नागरिक बारी बारी से होंगे, ऐसा अरस्तु ने विचार व्यक्त किया, क्योंकि ऐसा करने से सभी नागरिकों को शासन कार्य में भागीदार बनने का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सकेगा। सभी को अवसर की समानता प्राप्त होगी। आज हम जिस अवसर की समानता की बात करते हैं कि सार्वजनिक पद सभी के लिए खुले होने चाहिए, जाति, धर्म, रंग, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को इन पदों को प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। उस अवसर की समानता की बात अरस्तु के द्वारा उस समय ही कर दी गई, हजारों वर्ष पूर्व। और यही वजह है कि उसने सार्वजनिक पदों को बाय रोटेशन सबको उपलब्ध कराने की बात कही। बारी बारी से वो पद सबको प्राप्त होने चाहिए, इसलिए सार्वजनिक पदों का कार्यकाल भी वो छोटा रखना चाहता है। तो ये 3 अंगों के द्वारा राज्य के कार्यों को संपन्न किया जाएगा: कानून बनाने, कानून को लागू करने और न्याय प्रदान करने का कार्य। आज भी शासन के इन 3 अंगों की बात कही जाती है और नागरिक अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से इन तीनों अंगों को पृथक रखने का सुझाव दिया जाता है, स्वतंत्र रखने का सुझाव दिया जाता है कि कोई अंग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। अब राज्य के वर्ग कौन से होंगे, राज्य में किन वर्गों का निवास होगा, किन का अस्तित्व होगा, इस पर भी अरस्तु ने चर्चा की है। प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की उसमें समाज के 3 वर्गों का अस्तित्व स्वीकार किया था। कौन कौन से वर्ग?
शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन तीनों वर्गों का निर्माण कैसे होता है? व्यक्ति की आत्मा में निहित गुणों से होता है। आत्मिक गुणों के अनुसार व्यक्ति समाज में वर्ग का चयन करता है और फिर उस वर्ग के दायित्व का निर्वाह करता है। प्लेटो के विपरीत अरस्तु समाज में या राज्य में कई वर्गों के अस्तित्व को स्वीकार करता है और ये कहता है कि ये सभी मिलकर आदर्श राज्य का निर्माण करते हैं। कौन से वर्ग? कृषक वर्ग, शिल्पी वर्ग, सैनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, पुरोहित और शासक। इस तरह से 3 के बजाय 6 वर्गों की बात अरस्तु ने कही। और दिलचस्प बात यह है कि अरस्तु ने प्रथम 2 वर्गों को, यानी कृषकों को और शिल्पियों को, नागरिकता का अधिकार प्रदान नहीं किया है। वो क्या कहता है कि ये वर्ग राज्य में निवास जरूर करते हैं, राज्य के लिए कार्य भी करते हैं, किंतु उनकी स्थिति दास जैसी है। वो स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। बाकी जो 4 वर्ग हैं, सैनिक वर्ग, व्यापारी, पुरोहित और शासक, ये सभी राज्य के नागरिक होते हैं और इन वर्गों के द्वारा अपनी आयु के अनुसार समाज में विभिन्न वर्गों के कार्यों को संपन्न किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति अपनी युवावस्था में सैनिक का कार्य करता है, प्रौढ़ होने पर शासन संचालन का कार्य करता है और बिल्कुल वृद्ध जब हो जाता है तो वो पुरोहित का कार्य करता है। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें व्यावसायिक गतिशीलता बढ़ती है। वो एक ही वर्ग के कार्यों तक अपने आप को सीमित नहीं रखता। एक ही जीवन में वो कभी सैनिक रहता है, कभी शासक बनता है, तो कभी पुरोहित बनता है। प्लेटो के चिंतन में ये व्यावसायिक गतिशीलता नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि वो ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर समाज में एक वर्ग का चयन कर लेता है, चाहे उत्पादक वर्ग, चाहे सैनिक वर्ग या शासक वर्ग, तो वो पूरी उम्र उसी वर्ग में